हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इस वाले ट्यूटोरियल में। मैंने अभी तक आपको क्या बेसिक्स के बारे में बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रोबेबिलिटी विद ए सर्टेन कंडीशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको ना, यहाँ पे दो इवेंट होंगे और एक इवेंट पे कंडीशन होगी ये हो चुका होगा और दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। कई बुक्स में ये ए बाय बी लिखा होता है ऐसे, और कुछ बुक्स में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको रीड कैसे किया जाता है? इसका मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट बी इज ऑलरेडी हैपन। बी ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि ना, मैंने ना एक पेयर ऑफ डाई फेंकी, एक पेयर ऑफ डाई फेंकी और ना उस पर सम तो दोनों नंबर्स का 8 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनमें से एक नंबर 3 है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो हमें एक इवेंट हो चुका होगा और दूसरे की प्रोबेबिलिटी में निकालनी होगी, तो इसको ऐसे रीड किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। मीन्स जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी और ऊपर उन दोनों को कॉमन आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी की। अब क्योंकि ए बाय बी का मतलब है बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी इसका मतलब है जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो रिड्यूस होकर बी सेट पे कोइंसाइड कर चुका है। क्योंकि हमारे को ये वाला इवेंट पे तो बाहर तो कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि ये कन्फर्म है बी हो चुका था, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि इस बार फेवरेबल इवेंट। तो अभी हम ढूंढ लेंगे टोटल नंबर इवेंट्स क्या हो गए, वो हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि बी तो कंफर्म हो रहा है। अब हमें चाहिए उसमें से ए के होने के चांसेस। तो इस वाले में ए कहाँ हो रहा है? ए हो रहा है सिर्फ इस पोर्शन में, यहीं ए आ सकता है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स आ गए। और ये कौन सा रीजन है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इस वाले में दोनों को, अगर मैं दोनों जो नंबर्स आए हैं उनको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दूँ, मैंने ऊपर भी एन एस से डिवाइड कर दूँ और नीचे भी डिवाइड कर दूँ एन एस से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डराइव हुआ होगा। तो आई होप आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिवाइज कर लिया होगा आप। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बी बाय ए, तो बी बाय ए का मतलब क्या है? बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए ऑलरेडी हो चुका है, और इसका फॉर्मूला आएगा आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। इसका भी आप ऐसे ही डराइव कर सकते हैं, यानी जो इवेंट हो चुका होगा उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी और ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा। अब इसके बेस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ज़रा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है एनसीईआरटी का, क्या क्वेश्चन है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखें। हमें पी ऑफ ई दे रखा है, पी ऑफ एफ दे रखा है, हमें इंटरसेक्शन भी दे रखा है और ई बाय एफ पूछा है। तो फर्स्ट वाले केस में हम कहेंगे पी ऑफ ई बाय एफ को क्या फॉर्मूला होगा? अभी हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2 और एफ की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.3। तो मेरे पास आंसर आ गया 2/3। अब मुझसे पूछा गया एफ बाई ई निकालिए। एफ बाई ई क्या होगा? तो आप कहेंगे एफ बाई ई का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई। ये हमें फिर से दे रखा है 0.2 और पी ऑफ ई कितना है? 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/6 और जिसको हम रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला आपको क्लियर है, सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन तो और भी ईजी है।
वहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये सारे 1 मार्कर है। तो अगर 13.1 आप देखो ना बेटा, तो पहले 5 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको ना एक्सरसाइज को मैं कुछ ऐसे बांटता हूँ कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल एक सिमिलर पैटर्न पे है, जिनमें हमें डाटा भी दे रखा है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर 6 से लेकर 9 तक हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इवेंट्स दिए हुए हैं, हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद हमें इवेंट भी खुद डिफाइन करने होंगे, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, ए बाई बी। क्या फॉर्मूला होता है ए बाई बी का, अब तक आप समझ गए होंगे। ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ये इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.32, पी ऑफ बी क्या है 0.5। अब इसको सेम डेसिमल के बाद नंबर बनाने के लिए मैंने ज़ीरो अपनी तरफ से लगा दिया, ताकि डेसिमल से डेसिमल काट सके, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स है, नंबर्स है, डेसिमल के बाद सेम होने चाहिए। तो इसको जब 2 से कट करेंगे तो 16/25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अगर हम यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, तो ना हमें यहाँ पे पी ऑफ बी बाई ए दे रखा है। ए और बी तो पता है, बी बाई ए दे रखा है। बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, हम कहेंगे बी बाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। अब इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या गिवन है, अगर ध्यान से देखो, बी बाई ए की वैल्यू गिवन है 0.4 प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन मेरे को नहीं दिया हुआ है, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 दे रखी है। अब इस 0.8 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8। तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 0.4 इंटू 0.8 क्या होता है 0.32। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करो, इसको लिख दो 4/10, इसको लिख दो 8/10। तो 4/10 इंटू 8/10 कितना हो जाएगा 32/100, यानी 0.32। अब मेरे पास पहला पार्ट आ चुका है, बी बाई निकालना है। बी बाई के लिए क्या हम करेंगे, क्या करेंगे हम, बी बाई का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉरी, बी बाई तो हमें दिया हुआ था, हमें ए बाई भी निकालना है। तो ए बाई बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली 0.32, पी ऑफ बी कितना है 0.5। तो ये बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको हम 0 लगा देंगे, 32/50 यानी 16/25 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है ए यूनियन बी निकालिए। तो याद है आपको, अभी एक प्रीवियस सेशन में बेसिक्स में मैंने बताया था ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.8, पी ऑफ बी कितना है 0.5, इंटरसेक्शन कितना है 0.32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3, और 1.3 को हम लिख सकते हैं 1.30। तो इसको हम देखेंगे तो 1 में से 0.330 तो डायरेक्ट कट गया, और 1 में से 0.02 माइनस करेंगे तो 0.98 आ जाएगा। इसको बेटा ध्यान से करना, क्योंकि ना ज़्यादातर कई बार बोर्ड्स में देखा है तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें डेसिमल की कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो उसके लिए एक बेटर सजेशन ये होगी, आप इसको ना रेशन फॉर्म में लिख दो 8/10, 5/10, 32/100, अगर आपको डेसिमल प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो रेशन में करके भी आ जाएगा एलसीएम लेके। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दे रखा है हमें 2 पी ऑफ ए इक्वल टू 5/13, पी एफ बी इक्वल टू 5/13। तो हम इससे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि पी ऑफ बी तो हमें डायरेक्ट दे रखा है 5/13, और यहाँ पे 2 टाइम्स पी ऑफ ए 5/13 है। तो मैं इसको 2 को ले जाता हूँ, तो यहाँ से पी ऑफ ए मिल जाएगा मुझे 5/26। और क्या इन्फॉर्मेशन की मैंने, ए बाई बी दिया हुआ है 2/5। ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए बाई बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, क्या क्या गिवन है, ये मेरे को गिवन है पूरा 2/5। तो 2/5 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमें नहीं दे रखा, पी ऑफ बी दे रखा है। सोचो, पी ऑफ बी दे रखा है 5/13, इस पूरी टर्म को ले जाएंगे,
ये वहाँ जाके उल्टी नहीं होगी, डायरेक्ट रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि हम पूरी टर्म को तो ले जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2/5 इंटू 5/13, ये आ जाएगा 2/13। हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होगा, पी ऑफ ए यानी 5/26 ये रहा, प्लस पी ऑफ बी यानी 5/13 माइनस इंटरसेक्शन 2/13। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, देखें एलसीएम दिख रहा है आपको, 26 ही आएगा। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 4। तो अब कैसा आ गया, 10 + 5 15, 15 - 4 11/26। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी तो क्या दे रखा है आपको, ए पी ऑफ बी यूनियन दे रखा है। तो हम ना फॉर्मूला लगाए थे डायरेक्टली कि पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या क्या दिया, ये दिया 7/11, ये दिया 6/11, दिस इज 5/11, और हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे हो जाएगा 11/11 माइनस 7/11, यानी आ जाएगा 4/11। तो हमने रीअरेंज करके निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ए बाई बी निकालना है। तो ए बाई बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है ए बाई बी का फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो 4/11 अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना है 5/11, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो एक पार्ट ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है बी बाई। तो बी बाई का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4/11 अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए कितना है 6/11, 11 से 11 कट जाएगा, 4/6, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब सिक्स क्वेश्चन से थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे, अब ना हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ये इवेंट्स दे रखे हैं, तो ना प्रोबेबिलिटीज को कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं जरा। यानी कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार फेंका गया, तो एक कॉइन को जब 3 बार फेंकते हैं तो 2⁻3 8 आउटकम्स बनते हैं। उन 8 आउटकम से एक बार लिख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बेसिक्स में वाले ट्यूटोरियल में बताया था 8 आउटकम कैसे लिखेंगे। 8 का हाफ 4, तो पहले 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, और फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सैम्पल स्पेस। अब इस सैम्पल स्पेस को देख के मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट करूँगा, ठीक है बेटा। अब ना मैं आपको इन क्वेश्चन में बताऊँगा जरा कि इन क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा कैसे। यहाँ लिखा है कि ई इवेंट क्या है कि हेड ऑन थर्ड टॉस। तो मैं एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ ई इवेंट कौन कौन से होंगे फर्स्ट केस में। तो ई ये वाला केस होगा, हेड फर्स्ट टॉस पे आ रहा है, देखो ये वाला होगा कि हेड फर्स्ट टॉस पे आ रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस बोला, सॉरी थर्ड टॉस बोला है। तो हम एक बार थर्ड टॉस की बात करते हैं, लिखा है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो सिर्फ वही वाले मार्क करेंगे जिसमें हेड थर्ड टॉस पे आ रहा है। ये रहा थर्ड टॉस, यहाँ पे ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। और एफ वाले केस क्या है, ये कह रहा है एफ इवेंट है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो हेड पहली 2 टॉस पे हेड आए, ये रहा, ये रहा एफ के, ये नहीं है, बाकी कोई भी नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ई के 4 फेवरेबल केस है, देख सकते हो आप ई के 4 फेवरेबल केस है। तो ई की प्रोबेबिलिटी होगी 4/8। एफ हेड फर्स्ट 2 टॉसेस पे आने की, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/8, क्योंकि 2 ही फेवरेबल केस है। अब बात आती है बेटा कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ऐसे केसेस जो दोनों में आ रहे हो। तो देखो मैंने क्या किया ना, एक साइड एक ई के टिक लगा दिए, एक तरफ एफ के टिक लगा दिए। तो ऐसे कौन से केस हैं जिस दोनों के टिक आ रहे हो, ठीक है ना। तो ई के देखें, तो अब देखो ये वाला केस कॉमन है, दोनों में आ रहा है।
ये वाला एफ में है तो ई में नहीं है, ये ई में है तो एफ में नहीं है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो एक ही केस कॉमन है 1/8। अब आपको क्या निकालना है, 6 से लेकर 9 तक हर क्वेश्चन में आपको निकालना है ई बाय एफ। तो हम कहेंगे ई बाय एफ निकालना है, तो ई बाय एफ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी 1/8 अपॉन पी ऑफ एफ यानी 2/8, और आपका आंसर आ गया 1/2। ये तो हुआ, हमने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बता दिया। तो एक बार देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका भी बताता हूँ। ई बाय एफ का पहले आप मतलब सोचिए। मैंने आपको जब ये वाला सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था ई बाय एफ मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और एफ का मतलब होता है एफ हो चुका है, नीचे वाला इवेंट हो चुका होता है और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम कॉइन को 3 बार फेंक रहे हैं। एफ कंफर्म हो चुका है, यानी पहले पे हेड आ चुका है, दूसरे पे हेड आ चुका है, यानी उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, उसको हम कर ही नहीं सकते। अब हमें, क्योंकि एफ हो चुका मतलब 3 में से पहले 2 पे हेड आ चुका है, मीन्स वो श्योर इवेंट है, उसको तो आप टच ही नहीं कर सकते। अब आप प्रोबेबिलिटी बताओ ई की, यानी तीसरे वाले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप कहोगे हमने थर्ड कॉइन को टॉस किया, तो थर्ड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, क्योंकि जब थर्ड वाले कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल, तो आपका आंसर 1/2 आ गया। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि सारे 1 मार्कर हैं, या फिर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ ई का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, ई पार्ट था हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है, और एफ पार्ट था हमारे पास, एक बार देखें, ई था एटलीस्ट 2 हेड्स और बी था एटमोस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। अब ना आपको एक बार ट्रिक बताता हूँ, जब हमने 11th क्लास में पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 4 6 4 1, तो यहाँ पे ये पास्कल ट्रायंगल के जो नंबर्स होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की और वो अनबायस्ड कॉइन हो अगर हो। तो यहाँ पे बेटा ये 1 3 3 1 क्या डिनोट करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि 1 3 3 1 डिनोट करते हैं कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो 0 हेड आने के कितने चांस होंगे, 1 हेड आने के कितने चांस होंगे, 2 हेड आने के कितने चांस होंगे और 3 हेड आने के कितने चांस होंगे। ये हम डायरेक्ट भी पास्कल ट्रायंगल से बता सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है अगर मैं कॉइन को 2 बार फेंकता तो 0 हेड 1 बार आएगा, 1 हेड 2 बार आएगा और 2 हेड 1 बार आएगा। ऐसे अगर मैं कॉइन को 4 बार फेंकूंगा तो 0 हेड आने का 1 केस, 1 हेड आने के 4 केस, 2 हेड आने के 6 केस, 3 हेड आने के 4 केस और 4 हेड आने के 1 केस होगा। ये सेम चीज़ हेड के लिए भी हो सकती है, सेम चीज़ टेल के लिए भी हो सकती है। तो मैंने पास्कल ट्रायंगल से नंबर ढूंढ लिए। अदरवाइज आपको ऐसे पास्कल ट्रायंगल से नहीं ढूंढने तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो हमने सैम्पल साइज बनाया था पीछे उसे काउंट भी कर सकते हो, बट उससे हो सकता है कहीं टाइम लग जाए, तो हम ऐसे पास्कल ट्रायंगल से याद कर सकते हैं। अब ई केस क्या था, कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड मतलब 2 से ऊपर जा सकते हो, तो ये हमारे हो गए ई के केसेस, क्योंकि कम से कम 2 हेड आए मतलब 2 तो होंगे होंगे, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/8, क्योंकि 4 फेवरेबल केस है, 3 और 1 4। एफ क्या है, एफ है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो एफ के 2 या उससे कम केस होंगे, ये हो गया एफ। तो इसके अंदर कितने केस आ गए, 3 3 6 और 1 7। अब हम निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कॉमन क्लियरली दिख रहा है, 3 केसेस कॉमन है जो दोनों वाले सर्कल में आ रहा है, 3/8। हमें निकालना था पी ऑफ ई बाई एफ, तो आप कहेंगे ई बाई एफ का क्या फॉर्मूला है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी 3/8 अपॉन पी ऑफ एफ यानी 7/8, तो आपका आंसर आ गया 3/7। तो इस तरह से हम इस कर सकते हैं और इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एटमोस्ट 2 टेल एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 2 टेल और एटलीस्ट 1 टेल। अब एटमोस्ट 2 टेल, अब यही सेम केस टेल के भी होते हैं, फटाफट अब यही बना लो कि अब 0 टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल, ये भी केस बनेंगे 1 3 3 1। तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब एटलीस्ट क्या था बेटा, एटलीस्ट
एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल मतलब ई के केसेस हो गई ये 7/8 और एफ केस था एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। तो ये हो गए एफ के केसेस, ये ई के, ये एफ के, इसके भी 7/8। इंटरसेक्शन कॉमन है जो दोनों में आ रहे हैं, मतलब ई में भी आ रहे हैं और एफ में भी आ रहे हैं, 6/8। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई बाय एफ की। तो ई बाय एफ का आंसर आ जाएगा 6/8 अपॉन 7/8, ये कट जाएगा तो 6/7। अगर आप सैम्पल स्पेस से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, आप ये नंबर्स काउंट करके करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें एक कॉइन को हमने 3 बार फेंका था। अब 7th क्वेश्चन में हमें कॉइन को 2 कॉइन को एक बार फेंकना है, यानी 2 की पावर 2, 4 केस बनेंगे। कौन से बनेंगे 4 केस हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये 4 केस बनेंगे। ठीक है, तो अब 7th क्वेश्चन को हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिखा है ई इवेंट है टेल अपीयर 1 कॉइन। अब 1 कॉइन का मतलब है बेटा एग्जैक्टली 1, हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते एटलीस्ट या एटमोस्ट। इफ इट इज गेट रिटन हेयर 1 कॉइन पे टेल आ रहा है तो मतलब एग्जैक्टली 1 पे ही आ रहा है, ना एटमोस्ट ना एटलीस्ट। तो हम एग्जैक्टली की बात करेंगे। तो एग्जैक्टली 1 कॉइन पे हेड कितने केस में आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ये है हमारे पास ई के फेवरेबल केस। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी 2/4। एफ की बात करते हैं, 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन पे हेड आए, तो ये है हमारे एफ के केस 2/4। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ऐसे केस जो दोनों में आ रहे हो। तो मैंने ना एक तरफ ई के टिक लगाए हैं, एक तरफ एफ के, तो कॉमन देखो, तो ये केसेस दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन यही 2 हो गए, तो ये भी आ गया 2/4। अब मेरे को ई बाय एफ निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि भाई 6 से लेके 9 तक सब में ई बाय एफ निकालो। तो ई बाय एफ का क्या फॉर्मूला होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो ये आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलता आपको बेटा कि ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक ही बार में देखो ध्यान से, ई बाय एफ निकालना है, ए कॉइन को हम 2 बार फेंक रहे हैं, एफ कन्फर्म हो रहा है। एफ कन्फर्म हो रहा है मतलब जो 2 कॉइन फेंक रहे हैं उसमें 1 कॉइन शो हेड, मतलब दोबारा इसको ना समझने की कोशिश करो। 2 कॉइन हम फेंक रहे हैं और ये कन्फर्म हो रहा है कि एक पे ही हेड आ रहा है। तो अगर एक पे हेड आ रहा है 2 कॉइन में से, तो दूसरे पे क्या आएगा, कन्फर्म टेल आएगा। वो आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब उसने खुद ही बोल दिया है कि मैंने 2 कॉइन को फेंका है और ये श्योर है कि एक पे हेड आ रहा है और दूसरे पे टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक पे टेल आए, तो कहेंगे ये तो शेयर इवेंट है, क्योंकि एक पे ही टेल आएगा, तो आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से हम लॉजिकली डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब अगले वाले की बात करते हैं। देखो बेटा, दूसरा केस ई है नो टेल अपीयर, किसी पे टेल ही नहीं आया, तो इसका मतलब दोनों पे हेड हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। एफ केस क्या है, एफ कह रहा है कि किसी पे हेड नहीं आया, यानी दोनों पे टेल आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि एक पे हेड हेड आ रहा है और एक में टेल टेल आ रहा है, 0। तो ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, हम कहेंगे भी ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि इंटरसेक्शन अपॉन एफ, तो 0 बाय समथिंग नॉन जीरो इज 0। अब इसको भी अगर आप डायरेक्ट समझो ध्यान से कि हमें क्या करना था, कि हमें ई बाय एफ निकालना था। एफ कंफर्म हो रहा है, एफ कंफर्म हो रहा है मतलब नो हेड अपीयर, किसी पे हेड नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों पे टेल आ रहा है। और वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों टेल आई ना, नो टेल अपीयर। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने 2 कॉइन फेंके और हेड नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों पे टेल आ रहा है। तो जब दोनों पर टेल आ रहा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टेल ना आए, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। जब दोनों पे टेल आ रहा है ऐसे कैसे कह सकते हैं कि टेल आएगी ना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है कि ना जब नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कम हो तो हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं, और जब नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो तो हम सैम्पल स्पेस ना बना के परमुटेशन एंड कम्बिनेशन लगाते हैं। तो जैसे जो
8th क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एक डाई को हमने 3 बार फेंका। अब अगर एक डाई को 3 बार फेंकोगे तो कितने केसेस बनेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की पावर 3, तो 216 केस तो बना नहीं सकते हम, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, पीएनसी से करेंगे, क्योंकि मेरे पास 6 की पावर 3 216 केसेस बना रहे हैं और इट इज़ नॉट फिजिबल टू राइट ऑल द 216 केसेस, तो हम इसमें पीएनसी लगाएंगे। तो एक बार पीएनसी मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ई इवेंट है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि अगर मैंने डाई फेंकी तो थर्ड वाली टॉस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका मतलब पहले वाले डाई पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ऑन द फर्स्ट डाई वी कैन हैव एनी नंबर आउट ऑफ 6, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। किस पे, ई इवेंट के लिए, क्योंकि वो कह रहा है थर्ड वाले केस में 4 चाहिए, तो सेकेंड डाई पे भी कोई नंबर आ सकता है, और थर्ड वाले में तो हमें 4 ही चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 36/216, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे मुझे वो कह रहा है पहले पे दूसरे पे कुछ भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थर्ड वाले पे 4 चाहिए। अब एफ इवेंट की बात करते हैं। एफ इवेंट क्या है कि पहले पे 6 चाहिए, दूसरे पे 5 चाहिए, और यहाँ कुछ भी आ जाए, तो हम कहेंगे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए 6/6। तो आंसर आ गया 6/216। अब आती है बात इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, यानी कॉमन। अब कॉमन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं कंबाइन करूंगा तो कॉमन क्या हो गया कि पहले पे 6 आएगा, दूसरे पे 5 चाहिए, और तीसरे पे 4 चाहिए, तीनों फिक्स कर दिए गए। तो हम कहेंगे भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, 1/6 और 1/6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/216। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अब मुझे चाहिए E/F। E/F का मतलब है 1/216 डिवाइडेड बाय F, 6/216, यानी आंसर आ गया मेरा 1/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन फिर मैं अगले ट्यूटोरियल में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, मतलब आपको आइडिया मिल चुका है कि कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाता हूँ मैं। देखो बेटा, E/F निकालना है। E/F का मतलब है F कन्फर्म हो चुका है। F कन्फर्म हो चुका मतलब मैंने जब डाई फेंकी तो पहले पे 6 आ रहा है, ठीक है ना, दूसरे पे 5 आ रहा है, ये कन्फर्म हो रहा है, ठीक है। और मुझे ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई की प्रोबेबिलिटी मतलब तीसरी डाई पे 4 आए, तो जब ये कंफर्म हो रहे हैं तो इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, क्योंकि वो तो कंफर्म कह रहा हो रहा है। अब तीसरी जब डाई रोल की हमने तो उस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कहेंगे उस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, यानी मेरा आंसर 1/6 आएगा। आप मैच कर सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से हम पीएनसी की क्वेश्चन की हेल्प से इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी है, पहले मैंने बेसिक्स बताया था, अब इसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन कर लिए। इस ट्यूटोरियल में 16 क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो पहले आप ट्राई कर लेना, जब तक मैं अगला ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं होंगे तो जल्दी हम अगले ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।